वेलकम क्लास। आज का जो टॉपिक है वह थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी भी एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है। इससे पहले हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो थी लेमार्क की थ्योरी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। वो लेमार्क की जो थ्योरी थी उसकी निस्बत ये वाली थ्योरी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। क्योंकि जो डार्विन था उसने ये थ्योरी दी थी और डार्विन ने काफ़ी स्टडी करने के बाद अपनी ये थ्योरी पेश की थी। जैसे डार्विन अपने जो उसका सफ़र था उससे वापस आया, गैलापैगस आइलैंड वाला सफ़र या जो जहाँ वो गया वहाँ से उसने जो एविडेंस इकट्ठे किए, जो उसने स्टडी की, वो सारा कुछ क्या, जब वो वापस इंग्लैंड आया तो उसने फिर मज़ीद कुछ बुक्स को स्टडी किया और इस एवोल्यूशन से मुतल्लिक जो कुछ उसके पास एविडेंस या जो कुछ भी वो पढ़ सकता था उसने वो पढ़ा और फिर अपनी थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसने जब वो इंग्लैंड वापस आया तो वहाँ पर उसने एक बंदा था, उसकी एक ऐसे पढ़ा जिसमें उस बंदे का नाम था थॉमस माल्थस। उसका ऐसे पढ़ा, उस ऐसे में थॉमस माल्थस ने कहा कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जो पॉपुलेशन है या जो रिप्रोडक्शन होती है या जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के फिनोमेना के तहत बढ़ती है। कैसे कि 2 से 4 बने, 4 से 6 बने, 6 से 8 बने, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब जो डार्विन था उसको भी आइडिया नहीं था कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन की तरह नेचुरल सिलेक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है, नेचुरल सिलेक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे जैसे उसने अपनी स्टडी को बढ़ाया उसको अंदाज़ा हुआ कि नेचर जो है वो सिलेक्ट करती है कि कैसे एक ऑर्गेनिज़म आगे जाएगा या कैसे न्यू ऑर्गेनिज़म्स दुनिया में आएंगे। तो जो उसकी बुक है, जो डार्विन ने अपनी थ्योरी जिस बुक में पेश की है या जो उसकी पूरा जो वर्कआउट था एवोल्यूशन के मुतल्लिक, वो इस बुक में था जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये उस बुक में उसने अपनी पूरी स्टडी को कलमबंद किया और उसने बताया कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन के तहत एवोल्यूशन होती है। अच्छा, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन लोग सदियों से कर रहे हैं। मसलन कैसे, अब हमारे यहाँ हम अच्छी नस्ल की जो गाय है वो पालते हैं ताकि उससे आगे अच्छी नस्ल की गाय हमें और हासिल हो और वो अच्छा दूध दे। इसी तरह हम लोग फसलें जब काश्त करते हैं तो फसलों को काश्त करते वक्त भी ये फसलों को काश्त करते वक्त भी आर्टिफिशियली हम सेलेक्ट करते हैं। जो किसान हैं जो वो क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी अच्छी नस्ल की फसल होगी, उसको आगे हम काश्त करें और उससे फिर अगली नस्ल में और अच्छे हमारे पास पौधे आएँ या हमारे पास फसल अच्छी हो। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने ये बात पॉइंट आउट की कि नेचर क्या करती है, वो भी सिलेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स को जो आगे सरवाइव करें, और वही ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किए जाते हैं नेचर की तरफ से जो सरवाइव करते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं या जो हालात से अच्छी तरह मुकाबला कर लेते हैं, वही आगे ऑर्गेनिजम्स जाते हैं। तो इसकी जो बुक थी उस बुक का जो खुलासा है वो इन 4 पॉइंट्स में हमने निकाला है। जो आपकी बुक में भी ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसकी बुक का ये जो खुलासा है वो इन 4 पॉइंट्स में दिया गया है। तो सबसे पहले जो वो कहता है कि जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, रैपिड रिप्रोडक्शन, ओवर रिप्रोडक्शन होती है नेचर में, ठीक है। जहाँ पर रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी उन्हीं में जो होगा वो उनका सरवाइव करने का चांस भी ज़्यादा होगा। अगर क्योंकि नेचर सिलेक्ट उन्हीं को करती है जो ज़्यादा सरवाइव करने के काबिल हों। उसके बाद रैपिड रिप्रोडक्शन, आपकी बुक में ओवर रिप्रोडक्शन या रैपिड रिप्रोडक्शन से मुतल्लिक एग्जांपल्स भी लिखी गई कि मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, वो समुंदर में पाए जाते हैं लेकिन कुछ ही सरवाइव कर सकते हैं। और वो क्यों सरवाइव कर सकते हैं? क्योंकि उन्हीं को नेचर या वही नेचर का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और नेचर फिर उन्हीं को सिलेक्ट करती है। इसी तरह एक आगे बात आई हुई है इनहेरिटेबल वेरिएशंस।
अच्छा, वेरिएशंस होती हैं चेंज। कोई भी चेंज जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं बायो की ज़ुबान में, उसको वेरिएशन बोलते हैं। कोई भी चेंज आ जाना, एक नई फॉर्म का एग्जिस्ट कर जाना, एक नई फॉर्म का इवॉल्व हो के आपके सामने आ जाना, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो वहाँ पे इनहेरिटेबल वेरिएशन से मुराद ये है कि जो चेंजेस आते हैं, आप एक ऑर्गेनिज्म की, एक स्पीशी के अंदर चेंज आया है तो वो चेंज फिर आगे भी ट्रैवल करता है। वो चेंज बाय मींस ऑफ जेनेटिक्स, जीन्स आगे भी ट्रैवल करता है। और ये चेंज, ये वेरिएशन बहुत ज़रूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। और वो चीज़ें ना वो आगे इनहेरिट हो सकें, वो ऐसे चेंज जो कोई भी तब्दीली ना ला सकें, उनको हम कहते हैं न्यूट्रल। कोई चेंज ना आना जीन्स के अंदर। अच्छा, फिर आगे एक पॉइंट आ गया जी, कंपटीशन फॉर सर्वाइवल। जैसे जैसे आपको पता है आबादी बढ़ती है तो कंपटीशन भी बढ़ता जाता है। अब एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सारे ब्रिलियंट हैं, लेकिन फर्स्ट तो कोई एक ही आएगा। वो क्या होगा? कंपटीशन होगा, सर्वाइवल। इसी तरह नेचर क्या करती है? सर्वाइवल, जो सर्वाइव कर सकते हैं उनका कंपटीशन होगा। अब जैसे आबादी बढ़ेगी, इसी तरह फूड का प्रॉब्लम भी आएगा। फूड हमारे पास कम होगी लेकिन आबादी ज़्यादा होगी, इसलिए क्या होगा कि फिर ऑर्गेनिजम्स compete करते हैं और उस कंपटीशन में जो जीतता है वही फिर आगे मुंतकिल होता है, वही रिप्रोड्यूस कर सकता है और उसी की नस्ल आगे बढ़ती है। फिर इसके बाद आ गया नेचुरल सिलेक्शन। ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद आपके पास लास्ट पे आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जो है, जो ऑर्गेनिजम्स फाइट कर सकते हैं नेचर में आने वाली तब्दीलियों के साथ, या उनके अंदर ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो उनको इस बात के काबिल बनाते हैं कि वो आने वाली तब्दीलियों का मुकाबला कर सकें, फिर नेचर क्या करती है? उन्हीं को मौका देती है कि वो सर्वाइव करें और दुनिया में आगे बढ़ सकें। और जो जीन्स, जो ऑर्गेनिजम्स जो नहीं कर सकते इनका मुकाबला इस नेचर का, वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, वो निकल जाते हैं और वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी नस्ल ख़त्म हो जाती है। जिससे क्या होता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन होती है वो उन्हीं को आगे बढ़ाती है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिटेस्ट होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और फिट होगा, वही नेचर सेलेक्ट उसको करेगी और वही आगे अपनी तादाद को, अपनी नस्ल को बढ़ा सकेगा और वही माशरे में सर्वाइव कर सकेगा। यहाँ पर आपको लेमार्क और डार्विन का थोड़ा कंपैरिजन बता दूं कि डार्विन ने जिराफ की जो थी नेक, लॉन्ग नेक जिराफ, उसको कैसे एक्सप्लेन किया। लेमार्क ने कहा था कि शॉर्ट नेक जिराफ ही पाए जाते थे, जिससे क्या हुआ कि वेजिटेशन, वो ज़मीन पे वेजिटेशन, अपनी फूड ज़मीन से हासिल करते थे, ज़मीन पे जो घास लगी हुई थी उसी को खा के गुजारा करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो घास ज़मीन से ख़त्म हो गई और फिर उन्होंने क्या किया कि दरख्तों के ऊपर अपनी गर्दनें बढ़ा कर दरख्त से कुछ पत्ते उतार के खाना शुरू कर दिए, जिससे क्या, क्योंकि जो थी गर्दन वो लंबी हो गई। तो लेमार्क का ये कोई कंसेप्ट इतना अच्छा नहीं था, इतना मतलब कि वो कोई लोगों को वो कन्विंस नहीं कर सका साइंटिस्ट को। ये क्या हुआ कि लेमार्क का ये वाला कंसेप्ट फ्लॉप हो गया। डार्विन ने इसी कंसेप्ट को किस तरह एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, मतलब कि शॉर्ट नेक और लॉन्ग नेक जिराफ दोनों एक जगह पे पाए जाते थे। फिर क्या हुआ कि वेजिटेशन ज़मीन से ख़त्म हो गई, तो क्या हुआ कि जो वाले जिराफ जो लॉन्ग नेक वाले थे वो वाले दरख्त से अपनी खुराक लेना शुरू उन्होंने कर दी। तो क्या हुआ, जो शॉर्ट नेक्ड जिराफ थे वो ज़मीन पे अब कुछ बचा नहीं था, इसलिए वो अपनी गर्दन लंबी करके खा भी नहीं सकते थे, वो एलिमिनेट हो गए, उनको नेचर ने ख़त्म कर दिया और सिर्फ कौन से बचे? लॉन्ग नेक जिराफ। इसलिए लॉन्ग नेक जिराफ ही आगे गए। यहाँ पर ये टॉपिक सारा स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अडॉप्टिव रेडिएशन एक हमने चीज़ छोड़ी है। तो अडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म्स इन रिस्पांस टू ओपनिंग ऑफ न्यू हैबिटेट्स। ये डेफिनेशन एक लिखी हुई है कि जो एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स उनके पाए जाते हैं कि एंसेस्टर से एक नई नस्ल का पैदा हो जाना, जैसे कि फिंचेस की एग्जांपल थी कि हैबिटेट चेंज हुआ,
उनकी हैबिटेट चेंज हुई। कुछ फिंचेस जो थी उनका जो अबो अजदाद में से जो दादा था वो एक ही था। उससे क्या हुआ, उस एक से फिर कई किस्म की 14 किस्म की फिंचेस आपके पास आ गई, लॉन्ग बीक वाली, शॉर्ट बीक वाली, फ्लैट बीक वाली। वो क्या हुआ कि हैबिटेट उनका चेंज हुआ। कहीं पर वो कीड़े मकोड़े उनको सिर्फ अवेलेबल थे तो उनकी लॉन्ग होगी, वो वाली जो थी बीक उनकी लॉन्ग चोंच, लंबी चोंच बन गई, ठीक है, और वही सरवाइव किए। तो ये सारी चीज़ें इस एक्सप्लेनेशन से पता चलती हैं कि मौजूद हर किस्म की फिंच थी, उनका जो आबा था एक ही एंसेस्टर था। उससे क्या हुआ कि सिर्फ हैबिटेट चेंज हुआ तो उस हैबिटेट में वही सरवाइव करने लगी जो उनके लिए सूटेबल, उस हैबिटेट को सूट कर रही थी। मसलन कि एक हैबिटेट में सिर्फ कीड़े मकोड़े पाए जाते थे तो वहाँ पर फ्लैट या फिर मोटी चोंच वाली जो थी फिंचेस वो ख़त्म हो गई, सिर्फ कौन सी रह गई, लंबी चोंच वाली, क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों को निकाल कर खा सकते थे। जहाँ पर क्या हुआ कि फ्लैट जो थी वो रह गई क्योंकि वो घास और दाने वगैरह खा लेती थी। तो यहाँ इस एरिया में क्या हुआ, जो लंबी चोंच वाली थी वो ख़त्म हो गई। तो ये अडॉप्टिव रेडिएशन इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि जैसे हैबिटेट चेंज होता है इसी तरह एंसेस्टर उनका एक ही था, लेकिन एंसेस्टर एक होने की वजह से उनमें हैबिटेट के चेंज होने की वजह से उनका माहौल इर्द गिर्द का चेंज हुआ, उससे नई नस्लें आगे बढ़ना शुरू हो गई उस एरिया में। ये था हमारे पास अडॉप्टिव रेडिएशन। तो ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जहाँ पर ख़त्म हुई हमारी। यहाँ पर एक नियो डार्विनिज़्म आपने वर्ड अपनी बुक्स में पढ़ा भी होगा, लेकिन ये अभी इसमें नहीं डिस्कस किए गए। मिलर हार्ले वाली बुक में, आपकी जो BSc की बुक है, इसमें ये डिस्कस नहीं की गई, लेकिन इसका मैं एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि जो डार्विन ने थ्योरी दी थी उसको पहले कहा जाता था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे ही आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हमारे पास एडवांस्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और ये चीज़ें हमारे पास आई, उससे क्या हुआ कि जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की, उसको तक़वियत मिली, उसको प्रूव मिला कि वाकई एवोल्यूशन हुई है। जैसे कंपैरेटिव एनाटॉमी, उसके बाद फॉसिल एविडेंस, और ये सारा कुछ जब प्रूव हो गया तो फिर उसको नियो डार्विनिज़्म का नाम दे दिया गया कि वाकई इसकी थ्योरी एग्जिस्ट करती है, वाकई एवोल्यूशन हुई है। तो क्लास ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली आप अपना वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दें। और यहाँ पे लास्ट पे आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक ये चीज़ लिखी हुई मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो फिट होगा, जो ऑर्गेनिज़म फिटेस्ट होगा, फिटेस्ट वन, सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा फिट, वही सर्वाइव कर सकेगा और वही अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकेगा।